Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. We will continue with chapter number 20th of our spectrum. So today we are going to do the most important topic from this chapter, which is Government of India Act of 1935. Right? आपको पता है कि जब थर्ड आरटीसी हुई थी, विच इज़ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो उसमें कांग्रेस का पार्टिसिपेशन नहीं था, राइट? बट उसमें जो डिस्कशंस हुए उसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ जीओआई एक्ट ऑफ 1935 हुआ, राइट? उन डिस्कशंस के बेसिस पे ये एक्ट आया है. तो हम इसके फीचर्स देख लेते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स में. एवरी ईयर यू सी 1 or 2 क्वेश्चंस फ्रॉम प्री इंडिपेंडेंस एक्ट्स, राइट? जिसमें आई थिंक आई वुड से जीओआई एक्ट ऑफ 1909, 1919 एंड 35 आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस. सो ऑल इंडिया फेडरेशन देख लेते हैं. ये एक फीचर था. इसमें ये बोला गया जो चीफ कमिश्नर्स के प्रोविंसेस हैं, जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस हैं और इंडियन स्टेट्स हैं, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स हैं, तीनों को मिलाकर एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगा. अगर आपको अभी नहीं पता है कि चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस क्या थे, प्रिंसली स्टेट्स क्या थे, प्रिंसली स्टेट्स तो आपको पता होना चाहिए. नहीं पता है तो सर्च चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस क्या थे. अगर नहीं पता है तो आगे चल के आप समझ जाएंगे. बट ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस आपको पता है, नॉर्मल प्रोविंसेस जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर में थे. उसके अलावा चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस और इंडियन स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स, ये तीनों को मिला के ऑल इंडिया फेडरेशन बनना था, राइट? बट इस फेडरेशन के बनने के पीछे कंडीशंस थी. अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती तभी ये फेडरेशन जो है वो बनता, राइट? पहली कंडीशन क्या थी? States with allotment of 52 seats in proposed Council of States should agree to join the federation. मतलब 52 सीट्स की अलॉटमेंट स्टेट्स की, 52 स्टेट्स विथ 52 सीट्स जो अलॉट हुए हैं, वो अगर अग्री होते हैं ज्वाइन करने के लिए, तब ये फेडरेशन बनेगी, राइट? 52 सीट्स इंपॉर्टेंट, राइट? इसके अलावा दूसरा पॉइंट था कि एग्रीगेट पॉपुलेशन जो है इन द अबव कैटेगरी, यानी कि जो फर्स्ट कैटेगरी जब फुलफिल हो जाएगी तो उस कैटेगरी में जो एग्रीगेट पॉपुलेशन है वो एटलीस्ट 50% होनी चाहिए टोटल पॉपुलेशन की ऑफ इंडियन स्टेट्स. ठीक है, दो कंडीशन है. स्टेट्स विद अलॉटमेंट ऑफ 52 सीट्स, ठीक है, उनको अग्री करना पड़ेगा ज्वाइन करने के लिए. सेकेंडली, जब फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है तो जब आप काउंट करेंगे तो एग्रीगेट पॉपुलेशन जो है वो एटलीस्ट 50% होनी चाहिए ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, राइट? लेकिन ऑब्वियसली कंडीशन ही इतनी सो एज टू से डिफिकल्ट थी कि ये फुलफिल नहीं हो पाई और ये ऑल इंडिया फेडरेशन जो है वो कभी शुरू हो ही नहीं पाया, वो कभी आया ही नहीं. इट नेवर केम अप. ठीक है, इसलिए आप देखेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आई मीन ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, वो 1946 तक जीओआई एक्ट ऑफ 1919 की तरह चलती रही, क्योंकि ऑल इंडिया फेडरेशन कभी आई नहीं. ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 1946 तक 1919 के हिसाब से चली. ठीक है, ये फर्स्ट चीज आप समझ गए. ऑल इंडिया फेडरेशन विच नेवर केम इन टू बींग बिकॉज ऑफ द टू कंडीशंस विच वर नॉट फुलफिल्ड, राइट? अब हम फेडरल लेवल देखते हैं. फेडरल लेवल पे क्या हो रहा है? फेडरल लेवल यानी कि यहाँ पर आपको लेमन लैंग्वेज में समझाने के लिए सेंट्रल लेवल की मैं बात कर रही हूँ. अगर आप एग्जीक्यूटिव देखेंगे एट सेंट्रल लेवल तो आप देखेंगे गवर्नर जनरल जो है वो पिवट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. बहुत सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर, द पिवट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द गवर्नर जनरल. क्योंकि आप पावर्स देखेंगे तो आप देखेंगे कैसे प्लेनरी पावर्स हैं उनके पास, राइट? आप देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो सब्जेक्ट्स हैं वो दो चीज़ों में डिवाइड होते हैं, एक रिजर्व्ड और एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स. ठीक है, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स जो है उसमें आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स लाइक फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, राइट, एक्लेसियास्टिकल अफेयर्स, ट्राइबल अफेयर्स, ये सब रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, इनको कौन देखने वाला था? इनको एडमिनिस्टर करने वाले थे गवर्नर जनरल ऑन एडवाइस ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स. अब अगर आपने मेरे पिछले एक्ट्स यानी जीओआई एक्ट ऑफ 1919 देखा है, 1909 देखा है, तो आपको पता होगा कि ये एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स जो है
राइट, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है टू द सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो मतलब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो रिजर्व्ड हैं, जिनके ऊपर डिसीजन मेकिंग सोली गवर्नर जनरल ऑन एडवाइस ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ऊपर है, और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है टू द लेजिस्लेचर। तो आप समझ सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, वो रिजर्व सब्जेक्ट्स की है, और वो ले रहे हैं गवर्नर जनरल विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो कि रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर की तरफ। ऑल्सो आप देखेंगे कुछ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे, राइट, जो लेसर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स से, मैं लेसर इंपॉर्टेंट मोर इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप समझें कि कभी आपसे पूछ लिया गया कि एक सर्टेन सब्जेक्ट है लाइक फॉर सपोज डिफेंस, तो ये किसके अंडर में आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए डिफेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो मे बी इट इज रिजर्व सब्जेक्ट के अंडर में, राइट। दिस इज जस्ट टू मेक you understand and find out during the examination कि अगर prelims में कोई question आता है तो आप bifurcate कर पाए। ये आपको लिखना नहीं है कि lesser important subjects and more important subjects, right? transferred subjects जो थे वो बाकी सारे subjects थे, right? और उनको administer कौन कर रहा था? गवर्नर जनरल कर रहे थे on advice of ministers elected by the legislature। तो जो elected ministers हैं वो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स देख रहे थे, वो एडवाइस कर रहे थे गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल एडमिनिस्टर कर रहे थे ट्रांसफर सब्जेक्ट्स को भी, और एडवाइस जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स दे रहे थे, इलेक्टेड मिनिस्टर्स दे रहे थे। और जो ये मिनिस्टर्स थे ये रिस्पॉन्सिबल थे टू द लेजिस्लेचर। मतलब अगर नो कॉन्फिडेंस पास होता है तो इन्हें रिजाइन करना पड़ता, मच लाइक आर पॉलिटी राइट नाउ। समझ रहे हो? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, मतलब अगर लेजिस्लेचर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास करती है तो ये इलेक्टेड मेंबर्स को रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये कौन से सब्जेक्ट्स देख रहे हैं? ट्रांसफर सब्जेक्ट्स देख रहे हैं। किसके अंडर में है? गवर्नर जनरल के, राइट। ऑल्सो गवर्नर जनरल कुड एक्ट इन हिज इंडिविजुअल जजमेंट in discharge of special responsibilities for security and tranquility of India। security और tranquility की जब बात आएगी तो गवर्नर जनरल जो है अपने इंडिविजुअल जजमेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर। तो आपने एग्जीक्यूटिव देखा एट फेडरल लेवल यानी सेंट्रल लेवल। अब हम लेजिस्लेचर देख लेते हैं। बाय कैमरल लेजिस्लेचर है। बाय कैमरल का मतलब है एक अपर हाउस है और एक लोअर हाउस है। अपर हाउस हमारे यहाँ कौन सा होता है? अभी के वक्त में आपको पता होगा राज्यसभा है, राइट। लोअर हाउस है लोकसभा, राइट। यहाँ पे अपर हाउस है काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लोअर हाउस है फेडरल असेंबली। काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि अपर हाउस जो है, यहाँ पे आप देखेंगे कि 260 मेंबर्स हैं, ठीक है, राइट। लोअर जो अपर हाउस है उसके 260 मेंबर्स हैं। पार्टली डायरेक्टली इलेक्टेड है एंड पार्टली ये नॉमिनेटेड है। डायरेक्टली इलेक्टेड किससे हैं? ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से। और नॉमिनेटेड कहाँ से हैं? प्रिंसली स्टेट से, जो प्रिंस जो है जिनको नॉमिनेट करके भेजेंगे, राइट। तो आप यहाँ पे देखिए कितनी खास बात यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। हमारे राज्यसभा में क्या मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं? यस और नो, राइट। यहां पर आप देखेंगे लेकिन अपर हाउस जो था काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, वहां पे पार्टली डायरेक्टेड इलेक्टेड मेंबर्स हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ठीक है। आप समझ रहे हो? अपर हाउस में यहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट्स में पार्टली डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स हैं और पार्टली ऑफ कोर्स 40% नॉमिनेटेड भी हैं जो प्रिंसली स्टेट से आ रहे हैं। फेडरल असेंबली यानी कि जो आपका लोअर हाउस है उसमें 375 मेंबर्स हैं, मतलब मोर मेंबर्स देन अपर हाउस, ठीक है। बट यहां पे आप देखेंगे वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज आवर प्रेजेंट स्ट्रक्चर। पार्टली इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, राइट, एंड पार्टली नॉमिनेटेड है। 1/3 जो है वो नॉमिनेट होके आ रहे हैं फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, और जो ब्रिटिश प्रोविंसेस है वहां से इनडायरेक्टली इलेक्टेड होकर आ रहे हैं कुछ मेंबर्स, ठीक है। 2/3 मेंबर्स आ रहे हैं, ओके, क्योंकि 1/3 जो है वो नॉमिनेट होकर आ रहे हैं प्रिंसली स्टेट से, ठीक है। देखो यहाँ पे मेंशन्ड है, ऑडली इनफ इलेक्शन टू द काउंसिल ऑफ स्टेट्स विच इज द अपर हाउस वाज डायरेक्ट एंड टू द फेडरल असेंबली वाज इनडायरेक्ट विच इज द लोअर हाउस, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है यानी कि जो अपर हाउस है यहाँ पे,
वो एक परमानेंट बॉडी की तरह एक्ट कर रहा था। 1/3 उसके जो मेंबर्स हैं वो एवरी 3rd ईयर में रिटायर होते थे। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ असेंबली लेकिन जो है वो 5 साल की थी। ठीक है, अभी के स्ट्रक्चर से आप रिलेट करेंगे तो आप इसे याद रख पाएंगे। ठीक है, ठीक है। 3 लिस्ट यहां पे आपको देखने को मिलेंगी, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट। ठीक है, कहाँ की बात हो रही है? फेडरल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, यानी सेंटर की बात हो रही है, राइट। बाय कैमरल स्ट्रक्चर, 3 लिस्ट है, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट। ठीक है, मेंबर्स ऑफ फेडरल असेंबली यानी कि लोअर हाउस कुड मूव अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट मिनिस्टर्स। कौन से मिनिस्टर्स? हमने देखे जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स देख रहे हैं, राइट। काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि अपर हाउस कुड नॉट मूव अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि लोअर हाउस जो है यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकता है, फेडरल असेंबली पास कर सकती है। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स नहीं कर सकता। ठीक है, सिस्टम ऑफ रिलीजन बेस्ड एंड क्लास बेस्ड इलेक्टोरेट्स वाज फर्दर एक्सटेंडेड। ये तो होना ही था, ऑब्वियसली वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है तो ये तो करेंगे। रिलीजन बेस्ड और क्लास बेस्ड इलेक्टोरेट्स को फर्दर एक्सटेंड किया गया। 80% ऑफ द बजट वाज स्टिल नॉट वोटेबल, ऑफ कोर्स। ठीक है, गवर्नर जनरल के पास रेसिडरी पावर्स थी, इंपॉर्टेंट है। रेसिडरी पावर्स जो कि कहीं पे भी स्टेट के पास भी नहीं है, सेंटर के पास भी नहीं है, तो किसके पास है? गवर्नर जनरल के पास है बची कुची पावर्स। कॉन्करेंट भी नहीं है, राइट। कौन सी ये पावर्स थी? वीटो, सर्टिफाई बिल्स रिजेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर। आप देख रहे हो कितनी बड़ी पावर है। अगर कोई बिल जो है लेजिस्लेचर ने उसको डिफीट किया है, उसको रिजेक्ट किया है, उसको पास कर, उसको सर्टिफाई कर सकते थे गवर्नर जनरल। ऑर्डिनेंसेस, ठीक है। रीस्टोर कट्स एंड ग्रांट्स, मतलब अगर कोई कट्स हैं इन ग्रांट्स उसको रीस्टोर कर सकते थे गवर्नर जनरल। अगर कोई बिल है जो लेजिस्लेचर ने रिजेक्ट किया है तो उसको सर्टिफाई कर सकते थे, ऑर्डिनेंस इशू कर सकते थे, एक्सरसाइज कर सकते थे वीटो, राइट। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल फेडरल लेवल पे जो था वो अभी हमारा खत्म हो गया। अब हम प्रोविंशियल लेवल पे आ रहे हैं, यानी कि आप बिलो द सेंटर यानी स्टेट से आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर कैसा था आपका स्ट्रक्चर? तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो थी उसने रिप्लेस कर दी डायरकी। डायरकी रिप्लेस हो गई है यहाँ पे। डायरकी अगर आपको पता नहीं है प्लीज वॉच माय प्रीवियस लेक्चर्स, और अगर नहीं देखना है तो प्लीज सर्च कर लो कि डायरकी क्या है। तो डायरकी रिप्लेस हो चुकी है और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ चुकी है। ठीक है, ठीक है, एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मिल चुकी है प्रोविंसेस को। ठीक है, राइट। तो प्रोविंसेस को फ्री कर दिया गया फ्रॉम सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड गवर्नर जनरल। मतलब पहले वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और गवर्नर जनरल के अंडर आते थे, उनके सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन के अंडर आते थे, बट अब से उनकी खुद की एक लीगल आइडेंटिटी है, और वो जो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है वो उनको डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर लाती है। ठीक है, सो दे डिराइव्ड देयर लीगल अथॉरिटी फ्रॉम ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली। ठीक है, प्रोविंसेस डायरेक्टली अब अपनी लीगल अथॉरिटी ब्रिटिश क्राउन से उनको मिल रही है। ठीक है, उनके पास इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल पावर्स हैं और रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अब वो खुद की सिक्योरिटी के लिए पैसे बोरो कर सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल पावर है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, डायरेक्टली अथॉरिटी जो है वो ब्रिटिश क्राउन से ले रहे हैं प्रोविंसेस, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, डायरकी अब रिप्लेस हो चुकी है। इतना आप समझ गए हो? अब हम देख लेते हैं एग्जीक्यूटिव। ठीक है, यहां पे एक गवर्नर है जो कि क्राउन का नॉमिनी है। समझ रहे हो आप? डायरेक्टली गवर्नर है जो क्राउन का नॉमिनी है। ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव है वो क्राउन का। ठीक है, एग्जीक्यूटिव लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे बात कर रहे हैं। ठीक है, टू एक्सरसाइज अथॉरिटी ऑन किंग्स बिहाफ इन अ प्रोविंस। समझ रहे हो? डायरेक्टली क्राउन का नॉमिनी है जो कि एक गवर्नर है एग्जीक्यूटिव लेवल पे, एट प्रोविंशियल लेवल जो कि किंग के बिहाफ में अथॉरिटी एक्सरसाइज करने वाला है। ठीक है,
इसी गवर्नर के पास एक स्पेशल पावर है रिगार्डिंग माइनॉरिटीज, लीगल राइट्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स, नॉट लीगल राइट्स, राइट्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स, लॉ एंड ऑर्डर, ब्रिटिश बिजनेस इंटरेस्ट, other things as well, princely states as well. ठीक है, ओके. ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर जो गवर्नर के पास यहाँ पे है वो है कि ही कुड टेक ओवर एंड इनडेफिनेटली रन एडमिनिस्ट्रेशन. हम प्रोविंसेस की बात कर रहे हैं, प्रोविंसेस को कैसे ऑटोनॉमी मिली. फिर हमने देखा एग्जीक्यूटिव लेवल पे गवर्नर जो है वो डायरेक्ट नॉमिनी है क्राउन का और वो एक्सरसाइज कर रहा है पावर ऑन बिहाफ ऑफ द किंग, राइट. उसके पास स्पेशल पावर्स हैं माइनॉरिटीज को लेकर, सिविल सर्वेंट्स की राइट्स को लेकर एक्सेट्रा. और गवर्नर अगर चाहे तो कुड टेक ओवर एंड इनडेफिनेटली रन एडमिनिस्ट्रेशन. ये एग्जीक्यूटिव लेवल हो गया प्रोविंसेस का. अब हम लेजिस्लेचर पे आ रहे हैं ऑफ प्रोविंसेस. सेपरेट इलेक्टोरेट्स बेस्ड ऑन कम्युनल अवार्ड वर टू बी मेड ऑपरेशनल. हमने कम्युनल अवार्ड पढ़ा, उसके बेसिस पे जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं वो ऑपरेशनल होने वाले थे यहां पर. लेजिस्लेचर ऑफ प्रोविंसेस, ऑल मेंबर्स वर टू बी डायरेक्टली इलेक्टेड. इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल मेंबर्स वर टू बी डायरेक्टली इलेक्टेड. लेजिस्लेचर ऑफ प्रोविंसेस की बात हो रही है. प्रोविंसेस में फ्रैंचाइज को एक्सटेंड कर दिया गया. वुमेन को जो राइट है टू वोट ऑन द बेसिस, सेम बेसिस एज मेन मिल गया. तो मेन को जिस बेसिस पे राइट टू वोट मिल रहा था, वुमेन को भी उस बेसिस पे राइट टू वोट मिलने लगा. ठीक है. मिनिस्टर्स जो थे वो सारे ही प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स पे एडमिनिस्टर करने वाले थे और उनको हेड करने वाले इंसान का नाम था प्रेमियर. जैसे हमारा चीफ मिनिस्टर होते हैं यहाँ पे, राइट. तो मिनिस्टर्स were to administer all provincial subjects in a council of ministers headed by a premier. ठीक है. मिनिस्टर्स जो है वो आंसरेबल थे. ठीक है. एंड रिमूवेबल बाय एडवर्स वोट ऑफ लेजिस्लेचर. मतलब मिनिस्टर्स जो है वो आंसरेबल भी हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबल है, आंसरेबल है टू द लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर उनको हटा भी सकती है. ठीक है. ठीक है. प्रोविंशियल लेजिस्लेचर कुड लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट्स इन प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट लिस्ट्स. आपको ये पता है कि कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों के पास पावर्स होती है, सेंटर के पास भी और स्टेट के पास भी लेजिस्लेट करने के लिए. तो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है उसके पास भी ये पावर थी. सब्जेक्ट्स जो कि प्रोविंशियल लिस्ट में है या फिर कॉन्करेंट लिस्ट पे है उस पे वो लेजिस्लेट कर सकते थे, वो उन पे लॉज बना सकते थे. प्रोविंसेस पे 40% ऑफ द बजट वाज स्टिल नॉट वोटेबल. जब हमने अभी फेडरल किया लेवल तो हमने देखा 80% ऑफ द वोट वाज नॉट, 80% ऑफ द बजट वाज नॉट वोटेबल. यहाँ पे 40% ऑफ द बजट इज नॉट वोटेबल. गवर्नर के पास यहाँ पे पावर्स देख लेते हैं. हमने गवर्नर जनरल की पावर्स देख ली, अब हम गवर्नर की पावर देख लेते हैं. ही कुड रिफ्यूज टू गिव असेंट टू अ बिल. ठीक है. ही कुड प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, और बहुत सारे गवर्नर्स के एक्ट्स थे जो कि वो एनैक्ट कर सकते थे. 3 पावर्स: रिफ्यूज टू गिव असेंट टू द बिल, प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, एनैक्ट गवर्नर्स एक्ट. ठीक है, राइट. आप देखेंगे अगर हम एवेल्युएशन देखें इस एक्ट का, बहुत ही क्लियर है और इजी है. इतने सारे आपने सेफ गार्ड, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नर जनरल को दिए हैं कि वो ऑब्वियसली रोड ब्लॉक्स की तरह एक्ट करेंगे और प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी पूरे सिस्टम की. ठीक है. गवर्नर को आप देखेंगे तो एक्सटेंसिव पावर है. देखिए आप गवर्नर के बारे में, कुड टेक ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इनडेफिनेटली, ये सब वर्ड्स आप देखिए कैसे यूज हो रहे हैं. एक्सटेंसिव पावर्स हैं. ठीक है. इतना सारा आपका वोटिंग इंक्रीज करने के बाद भी सिर्फ 14% ऑफ ब्रिटिश इंडियन पॉपुलेशन के पास वोट करने की पावर थी. ठीक है. 14%. ठीक है. कम्युनल इलेक्टोरेट्स जो है उसको एक्सटेंशन मिल गया, राइट. सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज आ गई. फाइनली उससे क्या हुआ, आप पार्टीशन देखेंगे, रिजल्ट ही ये था. ठीक है.
ठीक है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन था, इंटरनल ग्रोथ की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। राइट ऑफ अमेंडमेंट जो है, वेरी इंपॉर्टेंट, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट देख रहा था। ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास ही पावर थी कि वो अमेंड करे इस कॉन्स्टिट्यूशन को, राइट? तो ब्रिटेन से कोई आपका एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन देख रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी इस एक्ट में, ठीक है, राइट? लॉन्ग टर्म ब्रिटिश स्ट्रैटेजी अगर आपको देखेंगे तो सप्रेशन जो है वो एक शॉर्ट टर्म टैक्टिक है। लॉन्ग टर्म में नेशनल मूवमेंट को वीक करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि रिफॉर्म्स जो है वो मॉडरेट्स और कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट लिबरल्स जो हैं उनका पॉलिटिकल स्टैंडिंग बढ़ा देती, ठीक है। जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे जो मॉडरेट्स हैं हु लॉस्ट पब्लिक सपोर्ट, उनकी स्टैंडिंग बढ़ जाती है अगर रिफॉर्म्स आने लगते हैं, और मॉडरेट पॉलिटिक्स की तरफ नेशनल मूवमेंट जाने लगता। फिर सीडीएम जैसे जो मूवमेंट्स हैं वो होते नहीं, राइट? रिफॉर्मिस्ट टेंडेंसीज आ जाती तो रिफॉर्म ही करते रह जाते, कॉलोनियल पावर्स को निकाल नहीं पाते। तो ये सब एम्स थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, राइट? राइट? रिप्रेशन जो है, पहले वो रिप्रेस कर रहे थे, फिर रिफॉर्म कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, राइट? तो ये जब चलता कि रिप्रेस कर रहे हो फिर आप रिफॉर्म कर रहे हो, तो लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल जो है, कांग्रेसमैन है, उनको ऐसा लगने लगता कि जो ये एक्स्ट्रा लीगल स्ट्रगल है ये इनफेक्टिव है। समझ रहे हो आप? जो बाहर स्ट्रगल कर रही थी कांग्रेसमैन, चाहे वो सीडीएम हो या अदर एक्टिविटीज हो, उससे कुछ होने नहीं वाला ऐसा लगने लगता। इसलिए पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको रिप्रेस कर रही थी, फिर रिफॉर्म्स ला रही थी जीओआई एक्ट के थ्रू, ठीक है। अगर उनको आप आप इनकलकेट कर लो आप लेजिस्लेचर में, अगर आप इलेक्शंस करवाइए और कांग्रेसमैन को आप इलेक्शन करवा के उनको पावर दीजिए, तो एक बार अगर वो पावर टेस्ट कर लेंगे तो शायद वो सैक्रिफिशियल पॉलिटिक्स की तरफ दोबारा ना जा पाए। इसलिए भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कर रही थी, ठीक है, राइट? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो पावरफुल प्रोविंसेस बना देती, जिसकी वजह से सेंट्रल लेवल पे कोई भी एक पार्टी नहीं आ पाती। सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये एक्चुअली में रिफॉर्म्स नहीं थे प्रोविंसेस के, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इतना बढ़ाना चाहती थी कि पावरफुल प्रोविंशियल लीडर्स बनाना चाहती थी जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को प्रमोट करें। सो ये बहुत ही एक सोची समझी आप बोल सकते हैं एक्ट था, राइट? अगर आप नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स देखें तो आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द पीपल, ऑल सेक्शंस एंड कांग्रेस ने कंडेम किया और रिजेक्ट कर दिया 1935 के एक्ट को। बट हिंदू महासभा, नेशनल लिबरल फाउंडेशन, इन्होंने इसके फेवर में बोला दैट दे वर इन फेवर ऑफ वर्किंग ऑफ 1935 एक्ट, राइट? कांग्रेस ने इसकी जगह पे क्या डिमांड किया? कांग्रेस ने डिमांड किया कि इंस्टेड ऑफ दिस एक्ट एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हमको इलेक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। मतलब कांग्रेस मतलब बैकफुट पे नहीं जाना चाहती थी। जो उन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी उसके लिए वो अभी भी खड़े थे और वो बोल रहे थे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, राइट? So that is it for today. I hope you've understood this because this is an important topic. All the